अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 चैप्टर मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन तीनों चैप्टर में समझ भी पड़ी होंगी और आपने ये तीनों चैप्टर अपनी नोट में भी लिख लिए होंगे, इसके सवाल और जवाब। अब हम आज बात करेंगे हमारे चौथे चैप्टर की, हमारे चौथे सबक की, जिसका नाम है व्यवस्था तंत्र यानी इंतज़ामी किरदार या इंतज़ामी ढांचा। हमने तीसरा चैप्टर देखा था आयोजन, उसके बाद हम देख रहे हैं व्यवस्था तंत्र। क्यों आयोजन इससे पहले हमने पढ़ लिया, उसका जवाब अब मिलेगा हमको कि अगर हमें हमारी मुलाजिमत की कामयाबी करनी है तो उसका आधार सिर्फ़ और सिर्फ आयोजन यानी मनसूबाबंदी पर नहीं है, बल्कि उस मनसूबाबंदी पर अच्छा अमल हो, इस पर है। और ये अमल ही हमको हमारे मंसूबे को हासिल करने में मदद करेगा। और इस मंसूबे को हासिल करने के लिए हम एक इंतज़ामी ढांचा, एक निज़ाम रेडी करते हैं, जिसको व्यवस्था तंत्र कहा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। यानी एक शर्त तो साफ़ है कि अगर हम हमारी कारोबारी इकाई को कामयाब करना चाहते हैं, हमने प्लानिंग की है, तो उस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए और हमारी कारोबारी इकाई को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजिंग, इंतज़ामी ढांचा तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ उलमाओं ने कहा है कि आयोजन कारोबारी इकाई का मगज है ना, क्योंकि वो एक बौद्धिक प्रक्रिया थी। अपने ने देखा था कि वो मगज है, ज़हनी एतबार से बन गई, मगर व्यवस्था तंत्र यानी ऑर्गेनाइजिंग उसका जिस्म है, उसका शरीर है। शरीर के बिना मगज का आप कुछ नहीं कर सकते और मगज के बिना शरीर कुछ नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको 3 मार्क्स में ये टुकनेंद आती है व्यवस्था तंत्रનું महत्व समझाओ, तो जो अभी हमने प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन देखा है हमारे सबक का, और जब मैंने आपको समझाया है, ये आपको उसकी अहमियत में, उसके महत्व में लिखना होगा। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे कि व्यवस्था तंत्र या ऑर्गेनाइजिंग यानी क्या। સમાન ધ્યેય સિદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થયેલી વ્યક્તિઓ વચ્ચે સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણું કરતું માળખું એટલે વ્યવસ્થા તંત્ર। ઉર્દू लिखेंगे। यकसा मकसद हासिल करने के लिए जमा हुए अफराद के बीच हुकूमत और ज़िम्मेदारी को तकसीम करने का ढांचा यानी इंतज़ामी ढांचा या निज़ामी ढांचा। अब हम इसकी एक तारीफ़ देखेंगे जो चेस्टर आई बर्नार्ड ने दी है। चेस्टर आई बर्नार्ड व्यवस्था तंत्र ऑर्गेनाइजिंग की तारीफ बयान करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए कि બે કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકાર દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ એટલે व्यवस्था तंत्र। क्या कह रहे हैं? उर्दू लिख लेंगे, 2 या उससे ज़्यादा अफराद के साथ से होने वाली सरगर्मी यानी इंतज़ामी ढांचा। चेस्टर आई बर्नार्ड की ये तारीफ़ है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे। और ये जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये चेस्टर आई बर्नार्ड की तस्वीर है। क्या कहा चेस्टर आई बर्नार्ड ने? 2 કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓના સહકાર દ્વારા થતી प्रवृत्ति એટલે व्यवस्था तंत्र, 2 या उससे ज़्यादा अफराद के साथ से होने वाली सरगर्मी यानी इंतज़ामी ढांचा या निज़ामी ढांचा। इसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका ख्याल देखेंगे कि
हमारे वहीवट को, हमारे निज़ाम को हमें असरकारक बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कारोबारी इकाई में काम की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो तो व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजिंग होना उसकी पहली शर्त है। क्यों? क्योंकि जो ख्याल है ये गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है। हम हमारे इंतज़ामी ढांचे से हमारे सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा वक्त, हमारी क़ुव्वत, हमारे पैसों की बचत कर सकते हैं और हमारी कारोबारी इकाई में जो मसले मसाइल पैदा होते हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। व्यवस्था तंत्र एक से ज़्यादा अफरादों पर लागू होता है, एक से ज़्यादा अफराद के लिए किया जाता है। कारोबारी इकाई में बेहतर तरीके से काम हो इसीलिए इसको किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम प्रबंध है। प्रबंध यानी इंतज़ाम करना, है ना। यहाँ पे व्यवस्था तंत्र का अहम काम क्या है? हमने इसकी तारीफ में ही देख ली थी जो चेस्टर आई बर्नार्ड ने दी थी कि यकसा मकसद को हासिल करने के लिए जो लोग जमा हुए हैं, बराबर, तो कभी कभी उनके बीच में भी तो नाइत्तेफाकियत पैदा हो सकती है ना। तो उनके बीच में नाइत्तेफाकियत पैदा ना हो इसके लिए हुकूमत और ज़िम्मेदारी को हमें उनके बीच में यकसा तौर पर तकसीम करना पड़ेगा। और हम उनके बीच में हुकूमत और ज़िम्मेदारी को यकसा तौर पर तकसीम कैसे करेंगे? व्यवस्था तंत्र, इंतज़ामी ढांचे की मदद से। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो आप हमारा जिस्म देख लो कि हमारे जिस्म के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका काम अलग अलग है ना। आँखों का देखना है, कानों का सुनना है, मगर जब तक ये सब एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं बना के रखेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये सब काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वैसा ही इंतज़ामी ढांचे का है कि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट अलग है, हर एक जमात अलग है, मगर हमें उन सब के बीच में आपस में ताल्लुकात बना के रखने हैं, उन सबको जोड़कर रखना है ताकि हम हमारे कारोबारी इकाई से बेहतर तरीके से काम ले सकें। अब हम देखेंगे हमारी जो व्यवस्था तंत्र है, हमारा जो इंतज़ामी ढांचा है, इसकी खुसूसियात। इसके सबसे पहले खुसूसियात है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। ये तो इसकी तारीफ में ही आ चुका कि आप इसमें गोल, आपका मकसद आप फिक्स कर लेते हो, है ना। आपने हर एक डिपार्टमेंट को यानी विभाग को, उसके ऑफिसर को, उसके अधिकारी को और उसमें काम करने वाले लेबर को, सबको अपना अपना एक मकसद तय कर दिया है कि आपका मकसद है, आपको इतना करना है, आपको इतना करना है, आपको इतना करना है। तो ये कैसी सरगर्मी हुई? ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति कि ये ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है इसकी खुसूसियात का, वो है आयोजन पर आधारित कि ये किसके ऊपर टिका हुआ है? मंसूबे के ऊपर टिका हुआ है। व्यवस्था तंत्र करने की पहली शर्त क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? आयोजन, मंसूबा करना पड़ेगा। अगर आप आयोजन ही नहीं करोगे, आप मंसूबा ही नहीं करोगे तो आप इंतज़ाम कैसे करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि व्यवस्था तंत्र आप किसके लिए बना रहे हो? जो मुस्तकबिल में जो सरगर्मियाँ होने वाली हैं उनको किस तरीके से करना है, इसके लिए बना रहे हो। और मुस्तकबिल में होने वाली सरगर्मियों को हम किस में डिसाइड करेंगे? आयोजन में डिसाइड करेंगे। इसके बाद जो हमारी तीसरी खुसूसियात है सत्ता अने फरजों सौंपणी, हुकूमत और फ़र्ज़ों को तकसीम करना। हमारे यहाँ पे अलग अलग अफराद है, सबके हुनर अलग अलग है, सबकी लायकात अलग अलग है, हर कोई अलग अलग सरगर्मियों से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद हम सबको इनको बांध के रखना है। कैसे बांध के रखना है? इनके बीच में खबर रसानी करनी है और इनके बीच में हुकूमत और फ़र्ज़ों को बेहतर तरीके से तकसीम करना है। चौथा इस हमारा जो खुसूसियात का पॉइंट है वो है मानव परिबल ने महत्व। व्यवस्था तंत्र के इंतज़ामी ढांचे के मरकज़ में कौन है? इंसान है। तो
आपका व्यवस्था तंत्र, आपका इंतज़ामी ढांचा कब सक्सेसफुल होगा? जब आपके यहाँ पे काम करने वाले अफराद आपका साथ देंगे। तो आपको उन सब की भी सुनकर चलनी है। उसके बाद आता है परिवर्तनशीलता। एक बार अगर आपने व्यवस्था तंत्र इंतज़ामी ढांचा बना दिया तो क्या आप उसमें बदलाव कर सकते हो? जवाब है हाँ, आप उसमें बदलाव कर सकते हो। अलग अलग हालात, अलग अलग वक्त, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तहकीक हुई है, तो आप आपके इंतज़ामी ढांचे में बदलाव कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो छठा पॉइंट आता है वो है आंतर संबंधों की स्थापना, अंदरूनी ताल्लुकात का क़याम। हमारे इंतज़ामी ढांचे में सबके काम अलग है, सबके ओहदे अलग है, सबके डिपार्टमेंट्स अलग हैं, मगर हमें इनके बीच में ताल्लुकात बना के रखने हैं। क्यों? क्योंकि एक के काम के ऊपर ही कहीं ना कहीं किसी दूसरे का काम टिका हुआ है, और इस चीज़ को जितनी बेहतर तरीके से हम समझते हैं उतनी ही बेहतर तरीके से हमें हमारी कारोबारी इकाई में काम करने वाले हमारे मुलाजिमों को, हमारे लेबर्स को समझाना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? उनके बीच में जो अंदरूनी ताल्लुकात है उसका क़याम करना होगा। इसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है देखरेख अने अंकुश। जो हमने मंसूबा बना लिया है, जो इंतज़ामी ढांचा बना लिया है, उस पर अमल हो रहा है या नहीं, ये हमको देखना होगा। और ये हम कैसे देखेंगे? हम उन पर काबू करके देखेंगे। हम कोई ऐसे उसूल बना देंगे कि जिससे हमारी इस कारोबारी इकाई में काम करने वाले सारे के सारे लेबर और सारे के सारे मुलाजिम हमारे इंतज़ामी ढांचे के ऊपर अमल करेंगे। इसके बाद है सामूहिक प्रवृत्ति। ये गिरोह में होने वाली सरगर्मी है, तो हमें सबका मकसद बार बार इनको याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि गिरोह में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अनबन हो जाती है बहुत सारे लेबर्स की, मुलाजिम की। तो अगर ऐसा होता भी है तब भी हमें इन्हें एक चीज़ याद दिलानी है कि इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है इनका मकसद। हमारा 9वां पॉइंट है हमारी खुसूसियात का नियंत्रित वहीवटी माड़खू के काबू किया हुआ निज़ामी ढांचा। आपको आपका व्यवस्था तंत्र, आपका इंतज़ामी ढांचा इतने बेहतर तरीके से बनाना है कि आप उस पर जब चाहो तब काबू कर सको, जब चाहो तब उसमें अप एंड डाउन कर सको, उसमें बदलाव कर सको। इसके बाद व्यवस्था तंत्रनी प्रक्रिया ना तबक्का। एक बात हमें समझकर ये चलनी होगी कि जो व्यवस्था तंत्र है, जो इंतज़ामी ढांचा है, ये कैसी सरगर्मी है? वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक है ना। तो पीटर एफ ड्रकर ने इसको वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा है। पीटर एफ ड्रकर ने इसके 7 प्रक्रिया बताई, इसके 7 प्रोसेस बताई कि अगर आपको इंतज़ामी ढांचा रेडी करना है तो आपको ये 7 प्रोसेस, ये 7 प्रक्रिया करनी होंगी, तब आपका इंतज़ामी ढांचा रेडी हो जाएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा हेतुओं स्पष्ट था, जो हम इसकी खुसूसियात में भी देख चुके कि आपको आपका गोल साफ़ करना होगा, आपका मकसद साफ़ करना होगा कि आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। दूसरा कार्यों आदि, आपको आपके कामों की लिस्ट बनानी होगी कि किसको पहले अहमियत देनी है, किसको बाद में देनी है। प्लस हमें ये भी देखना होगा कि हमारा कोई काम डबल ना हो जाए या हमारा कोई काम रह ना जाए। उसके बाद तीसरा है कार्योनु विभागीकरण, कि हमें हमारे काम को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा ताकि हमें हमारे मुलाजिमों की, हमारे लेबर्स की जो विशिष्टता है, जो खासियत है, उसका फ़ायदा भी हासिल हो। चौथा पॉइंट है विभागीय हुद्दा अने लायकात नक्की करवी। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें हमें सबको उनकी लायकात के हिसाब से अलग अलग ओहदे दे देने हैं। जैसे भाई फ़रोग डिपार्टमेंट के लिए फ़रोग ऑफिसर आ गया है ना, उत्पादन विभाग के लिए, पैदावारी डिपार्टमेंट के लिए उत्पादन अधिकारी आ गया, इस तरीके से। फिर एक खुसूसियात में भी आ गया था 5वां पॉइंट, सत्ता अने फ़रजों ने सौंपणी, कि हमें उनके बीच में हुकूमत और फ़र्ज़ों को इस तरीके से तकसीम करना है ताकि उनके बीच में आपसी मतभेद, आपसी जो उनके ताल्लुकात है वो ख़राब ना हो। आंतर संबंधों की स्थापना, हमें उनके जो अंदरूनी ताल्लुकात है उनका क़याम करना है और उनके अंदरूनी ताल्लुकात हमेशा बरकरार रहे, इसका ध्यान रखना है।
વ્યવસ્થા તંત્રનો નકશો તૈયાર કરવો। हमें जो हमारा इंतज़ामी ढांचा है इसका नक्शा इसका चार्ट रेडी कर हमारे नोटिस बोर्ड पर रख देना चाहिए, ताकि जो हमारे सारे लेबर्स अधिकारी वगैरह है वो इसे देखें और इस पर अमल करें। तो आज हमने हमारे चौथे सबक में क्या देखा? हमारे चौथे सबक का नाम है व्यवस्था तंत्र। इसमें हमने चेस्टर आई बर्नार्ड की दी हुई तारीफ़ देखी, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखा, फिर उसकी 9 खुसूसियात देखी। कौन कौन सी खुसूसियात देखी? ध्येयलक्षी प्रवृत्ति यानी मंसूबे से मुतालिक सरगर्मी है। दूसरा हमने देखा आयोजन पर आधारित कि किस पर डिपेंड है? मंसूबे पर, सॉरी प्लानिंग पर डिपेंडेड है। पहला है ध्येयलक्षी प्रवृत्ति यानी मकसद ज़्यादा सरगर्मी है। दूसरा है आयोजन पर आधारित कि ये मंसूबे के ऊपर टिकी हुई है। सत्ता ने फ़र्जों ने सौंपड़ी, हमें हुकूमत और फ़र्ज़ों को तकसीम करना होगा। चौथा है मानव परिबळ ने महत्व, हमें इंसानों को अहमियत देनी होगी, अफराद को अहमियत देनी होगी। पाँचवा है परिवर्तनशीलता, इसमें बदलाव लाने होंगे। आंतर संबंधों की स्थापना, जो अंदरूनी ताल्लुकात है उनका क़याम करना होगा। देख रेख और अंकुश के नज़र रखनी होगी और काबू करना होगा। सामूहिक प्रवृत्ति गिरोह में होने वाली सरगर्मी है। नियंत्रित वहीवटी माड़खुन कि इसमें हम कभी भी इस निज़ामी ढांचे को काबू कर सके, इसको इस तरीके से बनाना है। फिर हमने पीटर एफ ड्रकर ने जो इसकी प्रक्रिया के तबक्के दिए, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस बताई, हमने वो देखें। कौन कौन सी 7 प्रोसेस है इसकी? हेतुओं स्पष्टता, आपके मकसद साफ होने चाहिए। कार्यों यादी, आपके काम की लिस्ट रेडी होनी चाहिए। कार्यों विभागीकरण, आपको कामों को तकसीम करना पड़ेगा। विभागीय हुद्दा अन्य लायकात नक्की करवी, अपने जो जमात है इनमें लायकात के हिसाब से आपको सबको अहदे देने होंगे। सत्ता ने फ़र्जों की सौंपणी, आपको हुकूमत और फ़र्ज़ों को तकसीम करना होगा। आंतर संबंधों की स्थापना, आपको अंदरूनी ताल्लुकातों का क़याम करना होगा। व्यवस्था तंत्र ने नक्शो तैयार करो, आपको जो इंतज़ामी ढांचा है उसका नक्शा रेडी करना होगा। तो आज हमारा व्यवस्था तंत्र में हमने उसकी तारीफ़, उसकी खुसूसियात और उसकी प्रोसेस देखी। अब इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में व्यवस्था तंत्र की जो 5 किस्में होती हैं उनकी बात करेंगे। इसमें आप रैखिक व्यवस्था तंत्र और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, इन दोनों को पढ़कर रखेंगे। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले पीरियड में रैखिक व्यवस्था तंत्र और कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र की बात करेंगे।